नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट के विषय में। उच्च के ग्रह वक्री जब हो जाते हैं तो क्या उनका स्वभाव रहता है, क्या उनका बिहेवियर रहता है, क्या उनका नेचर रहता है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं। आज इस एपिसोड में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट और सामान्य नॉर्मल एक्साल्टेड प्लैनेट में बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। आज हम लोग इन दोनों के विषय में डिफरेंस भी देखेंगे। रेट्रोग्रेशन क्या होता है, किसी ग्रह का वक्री हो जाना, किसी ग्रह का वक्रत्व, इसका क्या मतलब है। तो इस चीज को भी तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिफाइन किया था कि वक्री ग्रहों की टेक्निकल डेफिनेशन, उनका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हम लोग ने ये जो सीरीज चल रही वक्री ग्रहों की, इसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने किया हुआ था और उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो पहले तो आप लोग वहां से, अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसको देखिए। तो उससे क्या होगा कि उस वक्री ग्रहों की जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आज हम उसको उस विषय पे ग्रहों के वक्री होने का क्या प्रोसेस है, क्या बिहेवियर है, क्या महत्व है, उसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि उसको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में कवर किया है। उस पर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई ग्रह जब उच्च का होता है, जब वो वक्री हो जाता है तो उसके गुण दोष स्वभाव में क्या अंतर आ जाता है और कैसे वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। क्या वक्री ग्रह मतलब उच्च के वक्री ग्रह और सामान्य उच्च के ग्रह क्या व्यक्ति के जीवन को एक ही तरीके से प्रभावित करते हैं या अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से, इस चीज को भी आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च के वक्री ग्रह का मतलब क्या है। उच्च के वक्री ग्रह का मतलब यह कि कोई ग्रह जब अपनी उच्च राशि में हो लेकिन साथ ही जब वो वक्री हो तो उसको हम रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट कहेंगे या उच्च के वक्री ग्रह कहेंगे। अब इनके गुण दोष स्वभाव में क्या परिवर्तन आएगा और कैसे ये सामान्य एक्साल्टेड प्लैनेट की अपेक्षा जातक के लिए जो अपने फल है उसमें कैसे अंतर करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे, उसको भी समझते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ पिछले एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया था, कुछ वहां से की पॉइंट्स, कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर को भी इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि कोई भी वक्री ग्रह, जब कोई भी वक्री ग्रह, एक चीज सभी शास्त्रों में क्लियर किया गया है कि बलशाली होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है वो पावरफुल होता है। वैसे अगर सामान्यतः हम बात करें उच्च के वक्री ग्रह के विषय में तो अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग स्क्रिप्चर्स में इसको लेकर के अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ जगह अवधारणाएं हैं कि उच्च के वक्री ग्रह नीच के समान फल देने लगते हैं। कुछ जगह अवधारणाएं हैं कि अपने से एक राशि पहले की जो राशि उसके हिसाब से फल देने लगते हैं। तो कुछ तमाम तरह के एक्सप्लेनेशन हैं, डिफरेंट। लेकिन हम जो बात करेंगे वो उस वक्रत्व का प्रोसेस है उसके टेक्निकलिटी के आधार पर करेंगे। सबसे पहले तो वक्री ग्रह की मेन जो डिफिनीशन है कि कोई भी ग्रह पृथ्वी से जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह पीछे की ओर जा रहा है, उल्टा चल रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि कोई भी ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो रिवर्स ट्रेवल नहीं करते, वो अपनी कक्षा में कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाते। लेकिन मसला यह है कि कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाते। लेकिन रेट्रोग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो दूसरी चीज है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है या कहे दूसरा ग्रह, वो हमें ऐसा दिखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इल्यूजन जनरेट हो रहा है कि वह पीछे की तरफ जा रहा है, रिवर्स पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि वास्तविकता में कोई भी ग्रह पीछे के डायरेक्शन में नहीं चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर दो कारें चल रही हैं, एक कार आगे जा रही है, एक कार पीछे है। तो जो पीछे वाली कार है वो पहले वाली कार की अपेक्षा तेज गति से आगे जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो पहले वाली कार को ओवरटेक कर लेगी।
दोनों कार एक ही दिशा में चल रही है, लेकिन वो जो दूसरी वाली कार है उसकी गति तेज थी, उसने पहले वाली कार को ओवरटेक किया। और ओवरटेक करते समय जब दोनों कार आपस में आसपास आ गई, तो जो दूसरी वाली कार जब आगे थोड़ा बढ़ गई, तो उसने जब पीछे पलट करके पिछले कार की ओर देखा, पहले वाली कार की ओर, तो ऐसा प्रतीत हुआ दूसरी वाली कार को कि पहली वाली कार पीछे की तरफ जा रही है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि पहली वाली कार भी आगे की ओर आ रही है, लेकिन हम जब दूसरी कार में जब ओवरटेक करके आगे बढ़ गए और सबने पीछे पलट करके पहली कार को देखा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो पीछे की तरफ जा रही है। यही सेम रीजन यहाँ ग्रहों के साथ भी होता है। मित्रों, जो हमने पिछले एपिसोड में जो इसके टेक्निकल एक्सप्लेनेशन की बात की थी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों पे आधार होकर के बात की थी, और वहीं से हमको ज़्यादा, जब हम इसकी डेफिनेशन को टेक्निकलिटी से समझेंगे वक्रत्व की, तब हमें ज़्यादा बेहतर ढंग से वक्री ग्रहों के गुण दो स्वभाव के बारे में पता चलेगा। मित्रों, वही मैंने बताया, सेम फिनोमेना। वास्तविकता में कोई ग्रह तो उल्टा चलता नहीं है, लेकिन अर्थ से देखने पे जब दोनों ग्रह आपस में करीब आ जाते हैं, या वो ग्रह जब थोड़ा सा पृथ्वी से पीछे रहता है, या पृथ्वी उसको क्रॉस करके आगे निकल रही होती है, जब दोनों आसपास होते हैं, वह ग्रह चाहे पृथ्वी से पीछे हो या पृथ्वी उसको ओवरटेक करके निकल रही हो, तो जब पृथ्वी से उस ग्रह को हम देखें, क्योंकि पृथ्वी उस समय उस ग्रह से आगे की दिशा में है, आगे उससे आगे है, तो पृथ्वी से पलट करके उस ग्रह को देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि वह पीछे की ओर जा रहा है। ये एक इल्यूजन है। वास्तव में कोई ग्रह रिवर्स नहीं चलता, लेकिन ये इल्यूजन है। तो मित्रों, अब वक्री उच्च के जो ग्रह वक्री हो जाते हैं, तो उनके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले इस टेक्निकल एक्सप्लेनेशन को जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, उसके कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां डिस्कस करते हैं। मित्रों देखिए, कोई भी ग्रह, एक एक करके आप सारे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उसको चाहे आप नोट कर सकते हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, तो एक नॉर्मल ग्रह में, एक वक्री ग्रह में क्या डिफिनीशन होता है कि कोई ग्रह जब वक्री होता है, तो सूर्य से जो उसकी कक्षा है, जो उसकी ऑर्बिट है, वह सूर्य से अपनी ऑर्बिट में अधिकतम दूरी पर होता है। जो उसकी जो दूरी है सूर्य से, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो सूर्य से काफी दूरी पर होता है वक्री ग्रह। तो वक्री ग्रह अपनी ऑर्बिट में, क्योंकि तो जो ऑर्बिट का जो शेप है वो पूरे सन के सराउंडिंग ऑर्बिट है, एलिप्टिकल शेप में, ओवल शेप में। तो जो ऑर्बिट है वो, उसकी जो सूर्य से दूरी है वह सभी जगह एक जैसी नहीं है। किसी जगह ऑर्बिट की दूरी सूर्य से कम है और किसी जगह पे ऑर्बिट की दूरी सूर्य से ज्यादा होती है। तो जब कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य के समीप आता है, तब वह जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स आ रही होती है, उसको बैलेंस करने के लिए ग्रह की गति तेज होती है। और जब कोई भी ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य से अधिकतम दूरी पर चला जाता है, काफी दूरी पर चला जाता है, तो वो सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, जो सूर्य का प्रभाव उस पर अप्लाई हो रहा है, वह कम हो जाता है। तो जब वो कम हो जाता है, तो वो ग्रह की जो गति है वह भी धीमी हो जाती है। तो इस एक चीज, तो पहला कंक्लूजन ये निकल के आ गया कि कोई ग्रह जब वक्री होता है, तो सूर्य से अपनी ऑर्बिट में सूर्य से काफी दूरी पर होता है। और जब सूर्य से दूरी पर होता है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वह ग्रह धीमे होता है। तो जनरली जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं उनकी गति धीमी होती है, क्योंकि अपने ऑर्बिट में वो सूर्य से काफी दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो गति है, रफ्तार है, वो धीमी हो जाती है। और इसी चीज को एवरेज करने के लिए अगर आप ध्यान दीजिए, इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि जब कोई ग्रह वक्री होता है, तो उसको गोचर में चेक कीजिए कि जितने दिन तक वह ग्रह वक्री रहता है, उतने दिन तक उस ग्रह की डिग्री को घटता हुआ दिखाया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि ग्रह अपनी इस ग्रह की जो स्पीड है उसको एवरेज किया जा रहा होता है उस वक्त, क्योंकि सूर्य जब अपनी कोई भी ग्रह जब अपनी ऑर्बिट में सूर्य से समीप होगा तो तेज चलेगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। और अपनी ऑर्बिट में जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा तो धीमी गति हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है वो धीमी होती, कम होती जाएगी। तो इसलिए वो ग्रह रिलैक्स होता जाएगा, धीमा होता चला जाएगा। तो ये दो की पॉइंट, एक एक करके सारे की पॉइंट नोट करते जाइए। पहला ग्रह जब कोई वक्रत्व का प्रोसेस होता है, कोई रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस होता है, तो कोई भी ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य से काफी दूर चला जाता है और उसकी गति धीमी हो जाती है।
तीसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि जिस समय ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य से अधिकतम दूरी में होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी गति धीमी होने लगती है, जिसको एवरेज करने के लिए ग्रह की डिग्री को घटाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई कब होता है? रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई तब होता है कि जब वो ग्रह अपनी ऑर्बिट में, और जो अर्थ से और उस ग्रह की जो डिस्टेंस है वो जब सबसे कम होती है, तभी ये रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई होता है। भाई जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में आसपास आते हैं और कोई उसमें से पीछे कोई आगे है, तो आगे वाले से देखने से प्रतीत होता है कि पीछे वाली चीज पीछे की ओर जा रही है। तो जब ये कब प्रतीत होगा कि वह ग्रह अपनी ऑर्बिट से, जब पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर होगा, तभी ये वक्रत्व का प्रोसेस अप्लाई होता है, क्योंकि तभी ये इल्यूजन जनरेट हो पाएगा कि कोई ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। चाहे वो पृथ्वी से पीछे हो, तो पृथ्वी से देखने से ऐसा लगे वो ग्रह पीछे जा रहा है, या पृथ्वी इसको ओवरटेक करके आगे निकल रही हो। लेकिन ये चीज कंक्लूजन, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेट्रोग्रेशन के समय वह ग्रह अपनी ऑर्बिट में और उसके बीच और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वह उस समय सबसे कम हो रही होती है। इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि वक्रत्व के समय, रेट्रोग्रेशन प्रोसेस के समय, वह ग्रह पृथ्वी के समीप होता है। वह ग्रह, ये सारे की पॉइंट है उसको नोट करते जाइएगा। ये चौथा की पॉइंट है कि वह ग्रह पृथ्वी के एकदम करीब होने के कारण अब उस ग्रह का जो इन्फ्लुएंस है, उस ग्रह का जो प्रभाव क्षेत्र है, वह पृथ्वी पर ज्यादा होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके जस्ट सामने खड़ा है और कोई व्यक्ति आपसे आधा किलोमीटर दूरी पर है, तो दोनों व्यक्तियों के आपके ऊपर जो प्रभाव आ रहा है उसमें अंतर आ जाएगा ना। भाई कोई चीज जस्ट आपके ऊपर है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपके और उसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। और कोई भी चीज जब आपसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, तब उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा। तो वही सेम चीज यहां पे अप्लाई होती है कि चलो ग्रह तो रिलैक्स हो गया, सूर्य से दूरी पर है, अपनी ऑर्बिट में धीमे भी चल रहा है। तीसरी चीज, वह पृथ्वी के समीप आ गया रेट्रोग्रेशन के टाइम, वक्रत्व के प्रोसेस में। लेकिन चूंकि पृथ्वी के करीब होने के कारण उसका प्रभाव पृथ्वी पर ज्यादा आएगा। इसीलिए सभी शास्त्रों में एक बात को लेकर बिल्कुल एक समानता है कि वक्री ग्रह बहुत बलशाली होते हैं। भाई सीधी सी बात जो लॉजिक दी आपको कि कोई ग्रह जस्ट आपके, कोई व्यक्ति, कोई चीज आपके जस्ट सामने है, तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव जो आपके ऊपर आएगा वह ज्यादा होगा अपेक्षाकृत उस आदमी के जो आपसे काफी दूरी पर है। तो वो ग्रह पृथ्वी के समीप होने का उसका प्रभाव सामान्य ग्रह की अपेक्षा, अन्य सामान्य ग्रह की अपेक्षा उस ग्रह का पृथ्वी के ऊपर प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि एट दैट टाइम ऑफ रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है, तो वह ग्रह और जो पृथ्वी के बीच की दूरी है वह सबसे मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, जिसके फलस्वरूप उस ग्रह का पृथ्वी पर इन्फ्लुएंस, प्रभाव ज्यादा होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि वक्री ग्रह बलशाली होता है, काफी पावरफुल होता है। इसे षड्बल में चेष्टा बल के नाम से डिनोट किया जाता है, संकेत दिया जाता है कि चेष्टा बल ये शो करता है कोई ग्रह वक्री प्रोसेस में है, वक्री है, जिसके फलस्वरूप उसके बलाबल में वृद्धि हो गई है, जिसका सेम लॉजिक मैंने बताया, पृथ्वी से समीपता के कारण उसका अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं रेट्रोग्रेशन के। अब इसमें से क्षण की क्या आता है? भाई रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लेनेट को समझने के लिए ये बेसिक चीज है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें से क्षण के क्या आता है कि चूंकि वह ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य से काफी दूरी पर है, रिलैक्स है, इत्मीनान से धीमे चल रहा है, तो जब वो सामान्य ग्रह की अपेक्षा, जब ये रेट्रोग्रेशन का प्रोसेस होता है तो कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूर्य से काफी दूर होता है, तो उस समय वो रिलैक्स होता है, धीमे चल रहा होता है। तो सामान्य ग्रहों की अपेक्षा, जिन्हें हम मार्गी प्लैनेट भी कहते हैं, डायरेक्शनल प्लैनेट भी कहते हैं, उनकी अपेक्षा वह ग्रह धीमे चल रहा है। और जब वो धीमे चल रहा है तो फल भी धीमे देगा। भाई कोई ग्रह जब धीमे चल रहा है सामान्य ग्रह की अपेक्षा, तो उसकी फल देने की क्षमता भी धीरे धीरे होगी, वह अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा धीमे फल देगा। उसके जो फल होंगे आपके जीवन में जो महसूस होने की जो दर होगी वो धीमी होगी।
लेकिन उसके पास जब रेट्रोग्रेशन का जब प्रोसेस होता है तो वह ग्रह पृथ्वी से समीप होता है। वो रेट्रोग्रेशन के टाइम पे उस ग्रह और अर्थ के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होती है, क्योंकि तभी आभास रेट्रोग्रेशन का उत्पन्न हो पाएगा। तो उस समय ये क्लियर हो जाता है कि चूंकि पृथ्वी के करीब है तो उसका प्रभाव भी जातक के ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि वो पृथ्वी के समीप है तो उसका इन्फ्लुएंस पृथ्वी पर ज्यादा है, अर्थ पर ज्यादा है। लेकिन चूंकि उसका प्रभाव तो पृथ्वी पर ज्यादा है, क्योंकि पृथ्वी के समीप है इसलिए उसका बलाबल काफी बढ़ गया है, लेकिन जो अंतर क्रिएट कर रहा है वो ये क्रिएट कर रहा है उसकी गति धीमी है रेट्रोग्रेड होने के कारण, क्योंकि सूर्य से काफी दूरी पर है, जिसके फलस्वरूप वो रिलैक्स है। तब होगा क्या, कोई चीज जो बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव डाल रही हो, लेकिन उसने आपको बंधन में रखा हो कि आपको हम धीरे धीरे आगे बढ़ने देंगे, फ्री फ्लो आपको नहीं होने देंगे, बहुत खुलकर रिजल्ट वो नहीं देंगे, आपको थोड़ा बंधन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट धीमी गति होने के कारण अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा धीमा फल देता है और उसका प्रभाव क्षेत्र पृथ्वी पर जाता है, तो निश्चित तौर पर वो आपको प्रभावित करता है। तो उसके बलाबल में वक्रत्व होने के कारण, रेट्रोग्रेशन होने के कारण उसके बलाबल में पावर काफी ज्यादा है, तो आपको निश्चित तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करेगा अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा, अन्य डायरेक्शनल, अन्य मानवीय ग्रहों की अपेक्षा। लेकिन उसकी गति धीमी है तो वो अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा धीमा फल भी देगा। अब यहां पे धीमा फल देने का मतलब क्या है कि जो सामान्य ग्रह कोई फल आपको 40 दिन में दे रहा है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट उसी फल को आपको 80 दिन में देगा या 70 दिन में देगा, 65 दिन में देगा। ये मैं थोड़ा सा इसको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये मैं उसको क्वालिटी वाइज नहीं बता रहा हूं। मतलब कोई नॉर्मल ग्रह किसी फल को आपको दे रहा है 40 दिन में, तो वक्री ग्रह उसी फल को आपको देने में 60 दिन लगा सकता है, 70 दिन या 80 दिन लगा सकता है, अपनी स्लो स्पीड के कारण और अपना प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा होने के कारण, पृथ्वी पर ज्यादा होने के कारण आपके कामों में वो डिले ला सकता है, देरी कर सकता है। प्रभाव उसका पृथ्वी पर बढ़ गया वक्रत्व होने के कारण, लेकिन स्पीड स्लो है, तो इसलिए ताकतवर हो जाने के कारण वो आपके जीवन को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा अन्य समान ग्रह की अपेक्षा। लेकिन आपके जीवन में जो उसको फल देना था, उस फल देने की रफ्तार को धीमा कर देगा। मतलब कि अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा वो आपको लाइफ में जो भी फल देगा, थोड़ा स्ट्रगल कराने के बाद, थोड़ा डिले कराने के बाद दे सकता है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, वक्री ग्रह अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी से समीप होते हैं रेट्रोग्रेशन प्रोसेस के समय। तो जो सफलता आपको अन्य कोई सामान्य ग्रह देगा, उसके अपेक्षा एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही असामान्य सफलता आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके जीवन में दे सकता है। क्योंकि सामान्य ग्रह तो एक नेचुरल पैटर्न के हिसाब से, एक नियति के हिसाब से आपको फल देगा, लेकिन अगर कोई ग्रह वक्री है तो चूंकि उसके पास पावर ज्यादा है, ताकत ज्यादा है आपको इन्फ्लुएंस करने की, आपको प्रभावित करने की, तो अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा वो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, असामान्य मात्रा में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मात्रा में आपके जीवन में सक्सेस या फेल्योर दे सकता है। यहां पे दोनों बातें कहूंगा, सक्सेस या फेल्योर। जो सामान्य ग्रह दोनों तौर पे देखिए, देखिए जो सामान्य ग्रह आपको जीवन में सफलता देता, डायरेक्शनल प्लैनेट जो आपको जीवन में सफलता देता, उससे कहीं बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको दे सकता है। या कोई सामान्य ग्रह जो आपके जीवन में फेल्योर देता, तो उससे कहीं बहुत बड़ा फेल्योर रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको आपके जीवन में दे सकता है। यह निर्भर इस बात पर करेगा कि उस ग्रह की, उस लग्न विशेष की कुंडली में क्या रोल है, क्या डिग्निटी है, क्या प्लेसमेंट है उसकी। मतलब कोई ग्रह लेट सपोज रेट्रो है, तो हम एक ये सामान्यता ये नहीं कह देंगे कि वक्री है। भाई शास्त्रों में बहुत जगह लिखा है कोई वक्री ग्रह बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है, कुछ जगह लिखा है वक्री ग्रह बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं। लेकिन हम बात करेंगे लॉजिकली और टेक्निकली। तब कोई ग्रह जब वक्री होता है तो सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या, दो चीजों को देखना है, उसका नेचुरल नेचर क्या है। अगर हम नेचुरल नेचर की बात करें तो वो अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो वक्रत्व होने के कारण उसकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी।
और अगर वो नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट है, पापक ग्रह है, तो उसके स्वभाव में पापक गुणों में वृद्धि हो जाएगी। ये तो हमने नैसर्गिक स्वभाव की बात की। लेकिन अब हम उसके फंक्शनल कैरेक्टर को देखेंगे। अगर उस लग्न विशेष की कुंडली में वह ग्रह अगर चाहे वो नेचुरल बेनिफिक हो चाहे नेचुरल बेनिफिक हो, अगर वो फंक्शनल बेनिफिक है, उस ग्रह के लिए योग कारक है या भाग्येश है, तो उस ग्रह का वक्री हो जाने के कारण शुभता में वृद्धि हो जाएगी। निश्चित तौर पर नोट करिए, अगर वह ग्रह उस लग्न कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, भाग्येश वगैरह है, तब उस ग्रह की शुभता में कहीं ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन चूंकि वो वक्री ग्रह है, तो आपके कामों में अड़चनों के साथ सफलता देगा, आपके कामों में उतार चढ़ाव ला देगा, अनावश्यक डिले ला देगा, आपके कामों में देरी कर सकता है, थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न कर सकता है, या किसी काम को आपको एक बार से ज्यादा बार करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई काम आपका एक बार में सफल ना हो पाए, तो उसको आपको दोबारा करना पड़े, तिबारा करना पड़े। लेकिन अल्टीमेटली अंततः वक्री ग्रह अगर उस लग्न कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक है, तो वो अपना जो एक नेचुरल काम है डिले कराने का, चाहे किसी टाइप से किसी तरीके से, जब वो करा लेंगे तब फिर वो आपको सफलता देंगे। मतलब वो धीरे धीरे आपको लाइफ में फल देते हैं, और धीरे होने का आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना, अड़चने लाना, ये ऐसी चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता कि वो अपने गुण दोष स्वभाव में परिवर्तन कर लेंगे। अब जो आज का हमारा विषय है, यही से कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई उच्च का ग्रह वक्री है, तो वो ये नहीं है कि वो अपना नीचता अपने स्वभाव में ले आएगा, अपने को नीच नहीं कर देगा। लेकिन चूंकि एक अन्य जो सामान्य उच्च के ग्रह होते हैं, उनके फल देने के तरीके में और कोई उच्च का ग्रह जो कि वक्री होता है, दोनों के फल देने के तरीके में अंतर आ जाएगा। एक तो वक्री जो नॉर्मल ग्रह है, उसकी पृथ्वी से डिस्टेंस ज्यादा है। हर चीज को एस्ट्रोनॉमी के तौर पर, एस्ट्रोलॉजिकली दोनों समझिए। उस ग्रह की पृथ्वी से दूरी जाता है जब वो सामान्य ग्रह है। जो सामान्य उच्च ग्रह है, तो उस ग्रह की जब वो नॉर्मल था, डायरेक्शनल है, मार्गी है, तो उसकी दूरी पृथ्वी से जाता है। तो जाहिर सी बात, उसकी दूरी जाता है तो उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव पृथ्वी पर वक्री ग्रह की अपेक्षा कम होगा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट की अपेक्षा कम होगा उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस। लेकिन चूंकि जब वो ग्रह डायरेक्शनल था, मार्गी था, तो वो अपनी जो ऑर्बिट में जो उसकी सूर्य से दूरी थी वो कम थी, सूर्य से कम दूरी पर था, जिसके फलस्वरूप उसकी गति नॉर्मल थी, स्पीड नॉर्मल थी। तो अलबत्ते उसका पृथ्वी पर प्रभाव क्षेत्र कम है, इन्फ्लुएंस कम है, इंपैक्ट कम है, लेकिन स्पीड उसकी नॉर्मल है, सामान्य गति से चल रहा है, तो अपने सामान्य तरीके से आपको फल देगा। एक वक्री ग्रह की अपेक्षा उसकी स्पीड तेज है। कंपैरिजन करके देखिए, एक नॉर्मल उच्च का ग्रह, एक उच्च के वक्री ग्रह में डिफरेंस कहां पे आ गया? उच्च का जो ग्रह है उसका पृथ्वी पर प्रभाव क्षेत्र जो वक्री ग्रह का है उससे कम प्रभाव है, कम इन्फ्लुएंस है, लेकिन गति वक्री ग्रह से ज्यादा तेज है। तो क्या करेगा कि अपना सामान्य तरह से रिजल्ट देगा, सामान्य प्रोसेस से रिजल्ट देगा। जातक को अगर वो उस लग्न विशेष कुंडली में शुभ ग्रह है, अगर सामान्य उच्च वाले की बात करें तो नॉर्मल फल देगा अपने सामान्य पैटर्न पर, अपने नेचुरल पैटर्न पर। लेकिन अगर वह ग्रह वक्री है, अलबत्ते वो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो क्या वो नीच का हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या नीच की तरह बिहेव करने लग जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो अपने स्वभाव से मजबूर है, अलबत्ते उसके पास पावर ज्यादा है सामान्य ग्रहों की अपेक्षा, उसका प्रभाव पृथ्वी पर सामान्य ग्रहों की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन वो मार कहां पे खा रहा है? रेट्रोग्रेशन के कारण उसकी स्पीड धीमी है। तो फल तो आपको अच्छा देने चाहता है, अच्छा देना चाहता है, तो वो अच्छा देता भी है, लेकिन डिले कराने के बाद, अवरोधों के बाद, अड़चनों के बाद, किसी एक काम को एक बार में सफल ना कराने को, हो सकता है काम में सफलता एक बार में ना मिले, दोबारा तिबारा। वो आपका अच्छा करना चाहता था, शुभ करना चाहता था, अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह है,
लेकिन बेचारा मात कहाँ खा जा रहा है, उसकी गति धीमी है रेट्रोग्रेशन के कारण। तो भाई अगर कोई पैसेंजर से जा रहा है, कोई व्यक्ति डीजल इंजन से जा रहा है और कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक इंजन से जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक इंजन वाला क्या है, जल्दी पहुंचेगा, और डीजल कोई कोयला इंजन वाली गाड़ी जा रही है और कोई इलेक्ट्रिक इंजन वाली गाड़ी जा रही है। इलेक्ट्रिक इंजन वाला क्या है, अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचेगा। भाई कोयले वाला इंजन है वो भी पहुंचेगा, लेकिन धीमी गति से, कुछ समय ज्यादा लेगा। तो होगा क्या भाई, जो नॉर्मल ट्रेन जो इलेक्ट्रिक इंजन की थी जल्दी पहुंच जाएगी, तो उसके यात्री कंफर्टेबली उतर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में, मंजिल पर। लेकिन जो कोयले वाली ट्रेन जा रही है वो ज्यादा समय लेगी अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो जो ज्यादा समय लेगी उसके अंदर जो यात्री बैठे हैं, ज्यादा समय लेने के कारण फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी है। उच्च का ग्रह जो वक्री होता है वो आपका हित चाहता है, अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह है, आपकी भलाई चाहता है, लेकिन वो बेचारा मात खा रहा है, उसकी गति धीमी है। तो अच्छे फल तो आपको देगा लाइफ में, लेकिन अड़चनों के साथ, डिले के साथ, किसी काम को एक से ज्यादा बार रिपीट करवा करके, एक बार फेलियर आ गया तो दोबारा करवाएगा, तिबारा करवाएगा, अल्टीमेटली वो आपका अच्छा करेगा। तो एक सामान्य ग्रह की अपेक्षा जो कि स्मूथली, नॉर्मली, एक नेचुरल पैटर्न पे आपके अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा आपकी कुंडली में, अपने जो उनके फंक्शनल नेचर होंगे। लेकिन अगर वो ग्रह वक्री है तो वो उतार चढ़ाव के साथ देगा, डिले के साथ देगा, अड़चनों के साथ देगा, परेशानी के साथ देगा, व्यवधान के साथ देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको देगा। तो यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट क्या आ गया कि वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट आपको जीवन में फल देने में देरी कर सकते हैं नॉर्मल एक्साल्टेड प्लैनेट की अपेक्षा। सामान्य जो उच्च के जो ग्रह होते हैं उनकी अपेक्षा रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट, उच्च के वक्री ग्रह धीमे फल दे सकते हैं। तो इस लिहाज से तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, थोड़ा सा खराब लगता है। इसी के आधार पर कुछ लोग कह देते हैं भैया उच्च का ग्रह तो बहुत अच्छा फल देता है और उच्च का वक्री ग्रह संघर्ष करा देता है, डिले कर देता है, अड़चने ला देता है। लेकिन अब देखिए जो यहाँ पे पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज क्या है कि जो सामान्य ग्रह की आपको फल देने की शक्ति है, आपको इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है, उससे 3 गुना ज्यादा रेट्रोग्रेड प्लैनेट की शक्ति होती है आपको प्रभावित करने की, आपको इन्फ्लुएंस करने की। ये की रोल प्ले करता है लाइफ में सक्सेस देने में। सामान्य उच्च का ग्रह वो भी अच्छी सफलता देगा आपको लाइफ में, लेकिन जो अगर रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट आपकी कुंडली में है, उच्च का वक्री ग्रह आपकी कुंडली में है, और अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए वो फेवरेबल ग्रह है, भाग्येश है या योग कारक ग्रह है, अच्छे फेवरेबल ग्रह उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो जो सामान्य ग्रह आपको सक्सेस देता उससे बहुत बड़ी सक्सेस, एबनॉर्मल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ऊंची हाइट आपको करियर में, आपकी लाइफ में एक रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट दे सकता है। एक सामान्य ग्रह उच्च ग्रह की अपेक्षा एक उच्च का वक्री ग्रह आपको जबरदस्त सक्सेस लाइफ में दे सकता है। और उसका दूसरा पॉइंट भी है कि अगर, अब देखिए दोनों बातें करूंगा, सिर्फ अच्छी नहीं, सिर्फ कुछ खराब बातें भी करूंगा। ये मैंने पॉजिटिव बात की थी कि अगर उच्च का वक्री ग्रह और रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट, हमें सिर्फ इसको देख करके रिजल्ट डिफाइन नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अलबत्ते वो सामान्य उच्च का ग्रह है, ये उच्च का होके वक्री ग्रह है, इनका दोनों चीज देखेंगे, नेचुरल नेचर और प्लस उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मेलेफिक है। अगर फंक्शनल बेनिफिक होंगे तो यही थोड़ा सा निगेटिविटी आएगी रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट केस में कि उच्च के ग्रह की अपेक्षा थोड़ा धीमे रिजल्ट आएगा, डिले करके आ सकता है। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि अगर वो फंक्शनल बेनिफिक रहा रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फेवरेबल रहा या भाग्यश रहा, तब उसको उच्च के ग्रह की अपेक्षा, सामान्य उच्च ग्रह की अपेक्षा, सामान्य मार्गी उच्च ग्रह की अपेक्षा बहुत जबरदस्त हाइट, बहुत जबरदस्त सक्सेस दे सकता है रेट्रोग्रेड एक्साल्टेड प्लैनेट। और वहीं दूसरी तरफ पे अगर कुंडली में सामान्य उच्च का ग्रह है लेकिन उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक है, मतलब उस लग्न विशेष के लिए मार्केश है या अशुभ भावों के स्वामी हैं, और इसको इधर भी कंपेयर करिए कि मान लीजिए आपकी कुंडली में उच्च के होकर के वक्री ग्रह हैं लेकिन उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक है, अशुभ भावों के स्वामी है, मार्केश है, मारक ग्रह है,
तब उस दशा में जो सामान्य उच्च का ग्रह आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल या फेल्योर ला सकता था, उससे कहीं बहुत बड़ी फेल्योर, कहीं बहुत बड़ा परेशानी, कहीं बहुत बड़ी व्यवधान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यवधान, परेशानियां वगैरह एक रेट्रोगेड एग्जाल्टेड प्लैनेट दे सकता है, अगर वह उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक हुआ। तब मतलब सक्सेस भी सामान्य उच्च ग्रह की अपेक्षा बहुत बड़ी दे सकता है, और फेलोर भी सामान्य ग्रह की सामान्य उच्च ग्रह की अपेक्षा बहुत बड़ी दे सकता है। तो ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट में तो धीमा फल क्यों देता है, ये स्ट्रगल क्यों करा देता है, संघर्षों के बाद क्यों फल देता है? उसका कारण यह है कि जब वो ग्रह अपनी ऑर्बिट में, रेट्रोगेशन में जब प्रोसेस हो रहा होता है, तो अपनी कक्षा में सूर्य, अपनी ऑर्बिट में सूर्य से काफी दूरी पर चला जाता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ग्रह के ऊपर कम अप्लाई हो रही होती है, जिसके चलते वह ग्रह रिलैक्स हो जाता है और धीमी गति से चलता है। तो जब उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव कम है, सूर्य कौन है? राजा। राजा कौन है? जो कि रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून निर्धारित करता है, उसको लागू करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है। तो जब किसी ग्रह के ऊपर राजा का प्रभाव कम होगा, तो वह ग्रह थोड़ा सा ड्रामा कर सकता है, मनमानी कर सकता है, मनमाने ढंग से फल दे सकता है। लेकिन जो डायरेक्शनल ग्रह होते हैं, जो मार्गी ग्रह होते हैं, उनके ऊपर सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स वक्री ग्रहों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से अप्लाई हो रहा होता है, जिसके कारण उनकी गति तेज होती है। तो जब आपको ऊपर अगर किसी चीज कोई सुपीरियर अथॉरिटी की आपके ऊपर अगर सुपरविजन है, उसी कंट्रोलिंग आपके ऊपर है, तब आपको नियम कायदे के हिसाब से चलना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यही होता है अंतर उच्च के ग्रह में और रेट्रोग्रेड एग्जाल्टेड प्लैनेट में। आप ये देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है, ये मार्क जुकरबर्ग की कुंडली है, इसका डाटा इंटरनेट से लिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, इनकी कुंडली में 3 वक्री ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शनि। और शनि इनकी कुंडली में मकर लग्न की कुंडली है, जिसमें लग्नेश होते हैं शनि, और शनि इनकी कुंडली में वक्री है। और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वक्री नहीं है, उच्च के होकर वक्री है। मार्क जुकरबर्ग की कुंडली में 10वें भाव में तुला राशि में शनि विद्यमान है। तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है, तो इनकी कुंडली में शनि उच्च राशि के होके बैठे हैं, लेकिन साथ ही साथ वक्री हैं। और इनको जो करियर में हाइट मिली, जो सक्सेस मिली, जो ग्रोथ मिली, वो एबनॉर्मल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ ये देख के मत निर्धारित कर लीजिए कि वो रेट्रोग्रेड एग्जाल्टेड प्लैनेट है तो नीच के समान फल दे देगा, जैसा कि तमाम शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपको उसकी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए उसकी दोनों चीज देखनी पड़ेगी। नेचुरल, उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए ग्रह क्या है, नेचुरल नैसर्गिक स्वभाव क्या है, प्लस उस लग्न विशेष कुंडली के लिए वह ग्रह फंक्शनल बेनिफिक है कि फंक्शनल मेलेफिक, इस चीज को भी देखिए। सिर्फ रेट्रोग्रेड एग्जाल्टेड प्लैनेट होने के कारण उसकी ये मत कह दीजिए कि वो अपना एग्जाल्टेशन लॉस्ट कर देगा, अपनी उच्चता को खो देगा या नीच के समान फल देने लगेगा, ऐसा मत कहिए। हाँ, एक चीज निश्चित है, कंक्लूजन क्या है कि वो सामान्य उच्च ग्रहों की अपेक्षा जो कि मार्गी हैं, रेट्रोग्रेड एग्जाल्टेड प्लैनेट जीवन में उतार चढ़ाव करा करके, डिले वगैरह करा के, अड़चने वगैरह ला करके रिजल्ट देते हैं। और अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक हुए तो उतार चढ़ाव लाने के उपरांत, किसी काम को एक से ज्यादा बार रिपीट कराने के उपरांत सक्सेस भी देते हैं। और सक्सेस की क्षमता, सक्सेस की कैपेसिटी सामान्य मार्गी ग्रह की अपेक्षा कहीं ज्यादा हो सकती है रेट्रोग्रेड एग्जाल्टेड प्लैनेट की। कहते हैं ना कि धैर्य का फल मीठा होता है, पेशेंस रख के काम कीजिए। अगर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड एग्जाल्टेड प्लैनेट है और वो उस लग्न विशेष कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक है, तब आपको जीवन में आ रही असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, लग करके मेहनत करना चाहिए। ये रेट्रोग्रेड एग्जाल्टेड प्लैनेट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक जबरदस्त ऊंचाई पे आपको ले जा सकता है, एक जबरदस्त सक्सेस, जबरदस्त करियर आपको जीवन में दे सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।